मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी IAS में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सीटेट 18 नवंबर 2012 प्राइमरी लेवल का CDP अर्थात बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे। सीटेट एग्जाम में ज़्यादातर प्रश्न प्रीवियस ईयर से ही पूछे जाते हैं। कुछ प्रश्न हैं जो पूर्व में आए हुए प्रश्नों के टॉपिक से उठाकर या घुमाकर पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए आप लोग सीटेट के एग्जाम देने जा रहे हैं तो प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को जरूर हल करके जाएं। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए, यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। बी, एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। सी, प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा। डी, स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। तो बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए। यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। तो पहले का सही जवाब है ए। अगला प्रश्न है, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु अर्थात थीम सबसे अच्छी है? ए, मेरा विद्यालय, बी, मेरा परिवार, सी, मेरा प्रिय मित्र, डी, मेरा पड़ोस। तो नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? तो ध्यान रखना, बच्चे उस चीज़ को शुरुआत कीजिए जिससे बच्चे परिचित हों। तो इसमें सबसे बेहतरीन जो आंसर होगा वो बी, मेरा परिवार, क्योंकि इसमें माता पिता भाई बहन सभी रहते हैं, पात्र होंगे जो बच्चे अक्सर मम्मी पापा के बारे में जानते हैं, भाई बहनों के बारे में, रिश्ते के बारे में, तो बहुत आसान होगा, उनको अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए शुरुआत मेरा परिवार से करना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को ए, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। बी, समूह गतिविधियों के दौरान समाजमिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। सी, सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए। डी, सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए। तो प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। 3 का सही जवाब है ए। अगला प्रश्न है, मैंने पहले भी कहा, अक्सर देखते होंगे आप लोग, समस्या से संबंधित एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, चाहे वो यूपी टेट हो या सीटेट हो या फिर बीएड हो। तो एक बच्चा जो से मतलब पूछा किससे ग्रसित है? एक बच्चा जो से ग्रस्त है वह सा और वाज, न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता है। मतलब सा लिखा है तो वाज पढ़ सकता है, वाज है तो सा पढ़ सकता है, न्यूक्लियर लिखा है तो अनक्लियर पढ़ सकता है, अनक्लियर है तो न्यूक्लियर बोल सकता है। तो कौन सी बीमारी से ग्रसित है, कौन से विकार से ग्रसित है? तो ए, डिसलेक्सिया, बी, शब्द जबलिंग विकार, सी, डिसलेक्समिया, सी और डी, डिसमॉर्फिया। तो एक बच्चा जो से ग्रस्त है, एक बच्चा जो से ग्रस्त है वह सा और वाज, न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता है। तो किस विकार से ग्रस्त है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, डिसलेक्सिया। मैंने पहले ही बताया और पुनः बता दे रहा हूँ। 8-9 पॉइंट है, आप लोग देख लीजिएगा। डिस्ग्राफिया लिखने की समस्या, डिसलेक्सिया पढ़ने की समस्या, डिसकैलकुलिया गणितीय समस्या, डिसमॉर्फिया भ्रम की समस्या, किसी में अंतर नहीं कर पाता है, डिस्फेसिया बोलने की समस्या, फेस ध्यान रखना, फेस और बोलना ऐसे याद करना, डिस्प्रेक्सिया शारीरिक कौशल से संबंध विकार, डिस्थेमिया तनाव से संबंधित समस्या, और ऑस्टिज्म सामाजिक अंतःक्रिया क्षमता, ऑफेसिया भाषा से संबंधित अक्षमता। इस सारे पॉइंट को याद रखना महत्वपूर्ण है, इससे बाहर कुछ बचता ही नहीं है। तो आप लोग निश्चित रूप से
सॉल्व कर सकते हैं, इसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? ए, समस्या मौलिक है। बी, सही उत्तर प्राप्त करने का समानता एक उपागम होता है। सी, समस्या केवल एक सिद्धांत या प्रकरण पर आधारित होता है। डी, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 का डी, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी ए, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। बी, स्वभाव से अंतर्मुखी होते हैं। सी, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते। डी, अपने निर्णयों को आत्मनिर्भर होते हैं। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी, देखिए इससे पिछली बार जो 2012 में 2 प्रश्न हुआ था, जो पिछला 29 जनवरी को हुआ, तो उसमें भी पूछा गया है। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी कैसे होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। जो निर्णय करते हैं उसमें आत्मनिर्भर होते हैं। शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, ऐसा नहीं है। क्यों स्वतंत्र होंगे भाई? शिक्षक सभी लोग बंधे हैं। स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं, नहीं, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी दोनों होते हैं। अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते हैं, बिल्कुल कह पाते हैं। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं। अगला प्रश्न है, चिंतन की सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। का, प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। खा, प्रतिक्रिया चयन। गा, श्रेणीकरण। घा, पूर्व प्रक्रमण। इन चरणों का सही क्रम क्या है? तो आ, ए, गा, घा, खा, का। गा मतलब श्रेणीकरण और घा का मतलब पूर्व क्रमण। खा का मतलब प्रतिक्रिया चयन और का का मतलब प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। बी, खा घा गा का। सी, गा का घा खा। और डी, घा गा खा का। तो इसको आप उस क्रम में सजाना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7 का डी, घा गा खा का। मतलब सबसे पहले पूर्व प्रक्रमण, उसके बाद श्रेणीकरण, उसके बाद प्रतिक्रिया चयन, फिर जो है प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। तो ये जो है चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं, ये चरण होते हैं। ठीक है, घा गा खा का। डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सीखने संबंधी निर्योग्यताएं समानता। मैंने कहा पिछले टेस्ट में भी ये मतलब पूछा गया है। ध्यान रखना, निर्योग्यताओं से जो है टॉपिक ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। जो महत्वपूर्ण टॉपिक है बार बार पूछा जा रहा है उसको आप लोग विशेष देखते जाइए, क्योंकि हर साल पूछा ही जाएगा। ए, सीखने संबंधी निर्योग्यताएं समानता। ए, औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है। बी, लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती है, तो भेदभाव ऐसे भी गलत है। अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित रखते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो हर जगह पाई जा सकती हैं। उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। तो ध्यान रखना, जो सीखने संबंधी निर्योग्यताएं हैं, आसानी से आप देखोगे तो औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है, भी गलत है। तो आप देख ही रहे हो, सभी गलत हो जा रहा है ना, आसानी से आप कह सकते हो। इसका सही जवाब हो जाएगा डी, क्योंकि यहाँ पर भी भेदभाव है और यहाँ पर भी भेदभाव है। श्रेष्ठ वाली बात कर रहा है, ये भी सही नहीं है, क्योंकि किसी में पाया जा सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाए, सीखने संबंधी निर्योग्यताएं समानता होती हैं किसमें? तो डी इसका सही जवाब है। उन बच्चों में पाई जाती हैं विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। जैसे माता पिता अगर या दादा दादी ग्रसित हैं तो उनमें ये समस्याएं हो सकती हैं। तो आप लोग देखेंगे कई प्रश्न अगर आपको नहीं पता है फिर भी आप हल कर सकते हैं, इसलिए आप लोग परेशान ना हुआ करें। कई प्रश्न ऐसे होते हैं वहाँ पर जाने पर अपने आप सॉल्व हो जाता है। और जो अप्लाइड क्वेश्चन है, कंसेप्ट बेस है, ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसमें ध्यान रखना, मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, ध्यान रखना मोनिका एक गणित की शिक्षिका है, राधा से एक प्रश्न पूछती है। राधा से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। ध्यान रखना, जो राधिका से पूछी तो उसको नहीं, मोहन से दूसरा प्रश्न पूछी। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने योग्य नहीं है। बी, अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है। सी, मोहन का पक्ष लेकर लिंग
भूमिकाओं में रूढ़ वैधता को बढ़ावा दे रही है। डी, राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9 का सी। मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़बद्धता को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि दोनों प्रश्न अलग अलग पूछ रही है और उसको शब्द भी बदल रही है, तो जाहिर सी बात है आप वो भेदभाव कर रही है। सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय ए, विद्यार्थियों की समझ क्षमताएं, बी, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, सी, विद्यार्थियों की त्रुटियां, डी, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां। तो सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित में से निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय एक के छोड़ के बाकी सभी का ध्यान रखता है। किसको ध्यान नहीं रखता है? सही जवाब हो जाएगा बी, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को छोड़कर बाकी सीखने के लिए आकलन इन सारी चीज़ों, विद्यार्थियों की क्षमताएं, विद्यार्थियों की त्रुटियां, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां, सभी का ध्यान रखता है। सही जवाब हो जाएगा इसका बी। 10 का सही जवाब है बी। अगला प्रश्न है, एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ़ परिवार द्वारा गोद लिया जाता है। ध्यान रखना, एक समान जुड़वा भाई हैं, उनमें सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ़ परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को निर्धन परिवार द्वारा गोद लिया जाता है। 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने पर सर्वाधिक संभावना है? दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। ये भेदभाव वैसा कुछ है नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा। पहले से आप ध्यान रखेंगे तो सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है। संभावना है सही हो सकता है। लेकिन अगला प्रश्न ऑप्शन देखते हैं, निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। तो ध्यान रखना, जो बी है और डी है एक जैसे ही है। उसमें आर्थिक परिवार वाला जो अच्छे परिवार में गोद लिया गया तो उसकी बात किया है, इसमें निर्धन वाले की बात कर दी। बात तो एक ही है, दोनों गलत है। अब बचा कौन सा? ए और बी, सी दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे, ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्ध को प्रभावित नहीं करता। उन बच्चों में जितना IQ होगा वो तो रहेगा ही। ध्यान रखना, 11 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? ए, दौड़ना, बी, लिखना, सी, चढ़ना, डी, फुदकना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा सूक्ष्म गति। ध्यान रखना, सूक्ष्म गति का उदाहरण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, लिखना। लिखना जो है सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। थोड़ा ध्यान रखना, आप लोग नोट्स में लिखिए जो कुछ पॉइंट है। लिखना सूक्ष्म गति कौशल के अंतर्गत आता है, जबकि दौड़ना, चढ़ना, फुदकना आदि स्थूल गति कौशल के संबंध शारीरिक क्रियाओं से। ध्यान रखना, कोई बच्चा दौड़ रहा है, उछल रहा है, पेड़ों पर चढ़ रहा है या जो भी पहाड़ों पर, तो ये क्या है? स्थूल गति कौशल से शारीरिक संबंध क्रियाओं से। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है? ए, प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना, बी, प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चों की सहायता न करना, सी, बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक से कम होता है, डी, सहयोगात्मक समस्या समाधान। तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, सहयोगात्मक समस्या समाधान। ध्यान रखना, वाइगोत्स्की या जीन पियाजे इन सबसे प्रश्न 1-2 हमेशा हर टेस्ट में पूछे जाएगा, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इन्हें अच्छे से जो भी है आप देख के जाइएगा। सिद्धांत जो इतने लोगों ने दिया है महत्वपूर्ण है सारे। किशोर का अनुभव कर सकते हैं? ए, दुश्चिंत और स्वयं से सरोकार, बी, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, सी, आत्मसिद्धि का भाव, डी, जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव। तो किशोर का अनुभव कर सकते हैं, किशोर किसका अनुभव कर सकते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा 14 का ए, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। ध्यान रखना, पिछले टेस्ट में भी दुश्चिंता से प्रश्न आया था, प्रश्न रिपीट करता है। अगला प्रश्न है, शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को समानता होता है? देखिए प्रश्न दोबारा पूछ रहा है, जो शारीरिक समस्या है इससे दोबारा प्रश्न पूछ रहा है, मतलब एक ही एग्जाम में 2 प्रश्न पूछ लिया अक्षमता से या विकार से। शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को समानता होता है? ए, डिप्थीमिया, बी, डिस्कैल्कुलिया, सी, डिस्लेक्सिया, डी, डिस्ग्राफिया। तो शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को समानता होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15 का। आप ध्यान रखना,
डिसकैल्कुलिया जो है गणितीय है, तो गलत हो गया। डिसलेक्सिया और डिस्थीमिया आप देख लीजिए, डिसग्राफिया जो होता है ये सही है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15 का डी, डिसग्राफिया, शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को समानता डिसग्राफिया होता है। अगला प्रश्न है, डिसग्राफिया लिखने व समझने की समस्या होती है, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, आंशिक पुनर्बलन ए सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है, बी वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता, सी पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है, डी सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। तो आंशिक पुनर्बलन इसका सही जवाब हो जाएगा डी, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। आंशिक पुनर्बलन सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। अगला प्रश्न है, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? ए अनुशासित स्वभाव, बी स्पर्धात्मक अभिवृत्ति, सी परीक्षण करने की प्रवृत्ति, डी स्मृति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 17 का बी, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अंतःविषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि ए पाठ योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति देता है, बी विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने की अवसर दिए जाते हैं, सी प्रकरणों की विविधता जिन्हें परंपरागत पाठचर्या में संबोधित किए जाने की आवश्यकता है से शिक्षकों के अभिभूत होने की संभावना होती है, डी विद्यार्थियों में विभिन्न विषय क्षेत्रों के विशेष प्रकरणों के प्रति नापसंदगी विकसित होने की कम संभावना होती है। निम्नलिखित में से अंतःविषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि, इसका सही जवाब हो जाएगा 18 का बी, विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है, ए निष्पादन उपागम अभिविन्यास, बी निष्पादन परिहार अभिविन्यास, सी कार्य परिहार अभिविन्यास, डी निपुणता अभिविन्यास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वे विद्यार्थी जो समृद्धि ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। सही जवाब हो जाएगा ए निष्पादन उपागम अभिविन्यास। अगला प्रश्न है, शिक्षक के अलावा, मतलब किसके अलावा, शिक्षक के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है, ए सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने, बी जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने, सी मुक्त अंत वाले सामग्री उपलब्ध कराने, डी मुक्त खेल के लिए समय देने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 20 का बी, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने। अगला प्रश्न है, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है, मतलब भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई कौन है? ए रूपिम, बी स्वनिम, सी संकेत प्रयोग विज्ञान, डी वाक्य। तो भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई, ध्यान रखना भाषा की बात कर रहा है, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए रूपिम। आप लोग देख लीजिएगा, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? रूपिम। और वाक्य जो है, वाक्य विन्यास किसी भाषा में अच्छी तरह से बने वाक्यों को बनाने के लिए शब्दों और वाक्यांशों की व्यवस्था है, ठीक है। और जो स्वनिम है, स्वनिम भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ध्यान रखना उसमें अर्थ, भाषा की सबसे छोटी इकाई स्वनिम है। स्वनिम भाषा की सबसे छोटी इकाई है जो एक दूसरे को दूसरे से अलग करती है, जैसे CAT में तत्व टी जो उस शब्द को कैब से अलग करता है, कैब से अलग करता है। तो इस तरह से ध्यान रखना।
और जो व्यवहार मूलक है इसको भी थोड़ा ध्यान रखना। व्यवहार मूलक भाषा विज्ञान की शाखा है जो भाषा का अध्ययन करती है। तो सभी अलग अलग चीज़ें हैं, आप लोग देख लीजिएगा इसको। वाक्य जो वाक्य विन्यास भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई रूपी में है। वाक्य विन्यास में किसी भाषा को अच्छी तरह से बने वाक्यों को बनाने के शब्दों वाक्यांशों की व्यवस्था है। स्वनिम जो है ये अलग करती है और व्यवहार मूलक ये अध्ययन करता है विज्ञान की, क्योंकि विज्ञान की शाखा है। अगला प्रश्न है बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय किसी एक के। 3 देता है निहितार्थ मतलब सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय ए विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है, बी संवेगात्मक बुद्धि लब्ध से संबंधित नहीं है, सी बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय समाधान के लिए किया जाता है, डी विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22 का सी, बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय समाधान के लिए किया जाता है। ध्यान रखना, बहुबुद्धि सिद्धांत पिछले वाले टेस्ट में भी आया था, तो इस तरह से एक प्रश्न पूछ रहा है, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना आप लोग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? आ असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा, बा बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, सी लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, डी बाह्य कारक। तो कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। अगला प्रश्न है बुद्धि लब्धांक समानता रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं, उच्च, माध्यम, कम से कम, पूर्ण। तो बुद्धि लब्ध मतलब IQ समानता, ध्यान रखना इसका सही जवाब हो जाएगा 24 का ए, उच्च। तो IQ समानता उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना सवाल है, कभी कभी इस तरह से पूछ लेता है, तो मैं पहले ही बता दूं आप लोगों को, IQ बराबर होता है MA/CA इंटू 100। ये प्रश्न किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, सेम टू सेम ये प्रश्न पूछा जा सकता है। IQ बराबर MA/CA इंटू 100, नीचे ऊपर नहीं रहेगा, 100 इंटू, ध्यान रखना। तो 16 वर्षीय बच्चा बुद्धिलब्ध परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु होगी, उसकी मानसिक आयु पूछ रहा है, तो 14, 15, 12, 85। तो आप ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने पहले ही कहा कि IQ बराबर क्या होता है, MA/CA इंटू 100, या फिर आप कह सकते हो IQ बराबर क्या होता है, मानसिक आयु, ध्यान रखना, मानसिक आयु पर वास्तविक आयु इंटू 100। तो सेम आप देख लीजिएगा, तो MA मतलब मेंटल एज और CA मतलब जो एक्यूरेसी रहता है। तो IQ बराबर मानसिक आयु पान शारीरिक आयु इंटू 100। यहाँ पर मानसिक आयु क्या दिया गया है, ध्यान रखना आपको, यहाँ जो शारीरिक आयु है बच्चा का, वास्तविक आयु जो है शारीरिक आयु है ये कितना है, 16 वर्ष है, और उसका IQ कितना है, IQ बराबर कितना दिया गया है, 75। और CA जो मतलब CA है ये क्या है, शारीरिक आयु 16 वर्ष। तो आप मान रख दीजिएगा, तो IQ बराबर क्या हो गया, MA/CA इंटू 100। तो यहाँ पर दिया गया 75, यहाँ रख दीजिए और यहाँ पर 16 रख दीजिए। अब क्या हो जाएगा, 75 बराबर क्या हो जाएगा, MA/16 इंटू 100। आप इसको हल करना चाहें तो हल कर लीजिएगा। अब ये इधर आएगा तो गुना हो जाएगा, 75 इंटू 16 हो जाएगा और अपान 100 हो जाएगा। तो अब MA अपान क्या हो जाएगा, MA बराबर क्या हो जाएगा, 75 इंटू 16 अपान 100 हो जाएगा। ठीक है, इसको हल कर लीजिएगा, 25 में 25 से काट दीजिए, 3 बार जाएगा और ये 4 बार, फिर से काट दीजिएगा, 4 चौक 16, 4 बार जाएगा और गुणा करो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 12। तो MA अपान कितना हो जाएगा, MA अपान बराबर कितना हो जाएगा, 12। इसमें जो पूछा है MA या फिर मानसिक आयु कितना हो जाएगा, 12। तो आप लोग इस फार्मूले को याद रखना, कभी भूलोगे नहीं ना। तो IQ आप लोग इस फार्मूले को हमेशा याद रखना, IQ बराबर होता है MA/CA इंटू 100, ध्यान रखना, इंटू 100, ये हमेशा याद रखना। MA मतलब होता है मानसिक आयु, C मतलब होता है शारीरिक आयु। ठीक है, तो यहाँ पर जो मान दिया गया है उस तरह से आप लोग हल कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने हल किया है, फार्मूला भी बताया है, आप लोग देख लीजिएगा। इस तरह के सवाल कहीं भी पूछ सकता है, इसलिए आप लोग जरूर करके जाइए, बहुत सरल होता है। एकदम सिंपल तो आप करके ही जाइएगा, सिंपल इस तरह से पूछे, घुमाए ना तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों की पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय का जरूर होना चाहिए। ए
अन्य शिक्षकों समावेशन, बी विद्यार्थियों समावेशन, सी अभिभावकों समावेशन, डी विद्यार्थियों बहिष्करण। तो विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय का जरूर होना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 का बी विद्यार्थियों समावेशन, अर्थात विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों का समावेशन जरूर होना चाहिए। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा 26 का बी। अगला प्रश्न है, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय किसी एक के अलावा सबकी आवश्यकता होती है। किसकी नहीं होती, किसकी यहाँ एक कौन सा है जिसके अलावा सभी की आवश्यकता होती है। तो आपको पता करना है कौन सा है जो इसमें समावेशन में, सफल समावेशन में नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है। तो ए संवेदनशील बनाना, बी पृथक्करण, सी अभिभावकों की भागीदारी, डी क्षमता संवर्धन। समावेशन, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय, सही जवाब हो जाएगा 27 का बी पृथक्करण। पृथक्करण के अलावा सभी की जरूरत पड़ती है। अभिभावक की भागीदारी तो होना ही चाहिए समावेशन में, और संवेदनशील भी होना चाहिए, और क्षमता संवर्धन भी। अगला प्रश्न है, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। ए शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहार का अधिसंज्ञान, बी पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना, सी विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उसका पालन करवाना, डी संगत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना। तो ध्यान रखना, विद्यार्थियों में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 28 का ए शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहार का अधिसंज्ञान। तो विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने के लिए सर्वोत्तम तरीका है शिक्षार्थियों द्वारा उनके लिंग भेद पक्षपातपूर्ण व्यवहार का अधिसंज्ञान। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है 29, शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है। ए या हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है, बी या व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है, सी या हास्याकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है, डी या सार्वभौमिक धारणा को सुनिश्चित करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 29 का बी या व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है। सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 30 और लास्ट है, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वोत्तम उपयुक्त है। ध्यान का प्रश्न रिपीट कर रहा है। तो बच्चों का जो अगर वंचित प्रोत्साहित मतलब अगर उपस्थित डेली वो क्लास करने आए तो कौन सा सबसे बेहतरीन तरीका होगा। आवासीय विद्यालय खोलना, बी बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानून दंडनीय अपराध बनाया जाना, अपराध तो इसे भी निगेटिव, बच्चों के लिए कोई भी चीज़ कड़ा करना ही निगेटिव पॉइंट है तो गलत हो जाता है। विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आए। हो सकता है कुछ ये भी सही है बट उतना अच्छा नहीं है। बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपये देना, ये तो एक बहुत ज़्यादा भार बढ़ जाएगा सरकार पर, कौन देगा इसको, इतना निगेटिव पॉइंट है, इस तरह से नहीं कर सकते हैं आप। तो ए और सी में हो सकता है। तो बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति के लिए नियुक्त करना, ये तो ये भी एक्स्ट्रा सरकार पे बोझ पड़ेगा, ये भी निगेटिव पॉइंट है। तो विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए बच्चों को प्रोत्साहन करने के सबसे बेहतरीन तरीका है ये आवासीय विद्यालय खोलना, मतलब घर के आसपास ही आवासीय विद्यालय खोला जाता है तो ये बेस्ट है। बच्चे उसमें क्या हो, पास में रहेंगे तो डेली पहुंच जाएंगे। तो आप लोग ध्यान रखना, इस तरह से प्रश्न महत्वपूर्ण रहते हैं। दोस्तों यहाँ था सीटेट 18 नवंबर 2012 का प्राइमरी लेवल का CDP प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए जिससे आप लोगों को जब भी वीडियो अपलोड किया जाए आसानी से मिल सके। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर दिया गया है। आप लोग ध्यान रखना, पहले ही बोल चुका हूँ, एग्जाम देने जा रहे हैं तो प्रीवियस ईयर प्रश्न जरूर देख के जाएं। मैं इसमें प्रश्न रिपीट करता है, हम लोग कोशिश करेंगे सभी पूरा हल करें प्रीवियस ईयर के, और टेस्ट भी हल करें सभी टॉपिक के, सभी सेक्शन के, चाहे CDP हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, EVS हो या फिर कुछ भी हो, साइंस भी देखेंगे। तो आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने, चाहे कॉलेज के ग्रुप हों या भी आपके जो भी फ्रेंड एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर जो भी सीटेट या यूपीटेट कोई भी देने जा रहे हैं। हालांकि मानता हूँ कि सीटेट में कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आता है
और यूपी टेट में फैक्चुअल बेस आता है, बट इसमें फ़ायदा होगा। अभी हम लोग बीच में देखेंगे, कुछ अपना थ्योरी भी देखेंगे। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।